दोस्तों नमस्कार। स्टेप नंबर 2 हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज का। पहला सवाल है, दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है। ये एक अभिक्रिया आपको दी गई है, आपको बताना है इसमें से कौन है जो अपचायक के रूप में कार्य करता है। देखो, अपचायक हम लोग किसको बोलते हैं? अपचायक हम लोग उसको बोलते हैं जिसका उपचयन होता है। जिसका उपचयन होता है उसे हम लोग अपचायक बोलते हैं। समझे? तो देख लो, किसका उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। और जिसका अपचयन होगा उसे हम लोग उपचायक बोलेंगे। यहां पर आप देखो तो ये फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। जब ऑक्सीजन का त्याग होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं अपचयन। हम बोलते हैं कि अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है? फेरिक ऑक्साइड का। फेरिक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है तो ये उपचायक हो जाएगा। देखो, जिसका उपचयन होता है वो अपचायक कहलाता है ना, लेकिन जिसका अपचयन होगा वो तो उपचायक कहलाएगा। तो फेरिक ऑक्साइड जो है ये तो उपचायक हो गया। और हमें क्या चूज करना है? हमें चूज करना है अपचायक। तो यहां पर देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का एटम आकर के जुड़ा है। तो यहां पर ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ है। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का ग्रहण किया गया है। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उपचयन हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपचयन हो गया। तो जिसका उपचयन हो उसे हम लोग अपचायक बोलेंगे। अपचायक बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये आपका कहलाएगा अपचायक। तो ये अंतर ध्यान में रखिएगा, जिसका उपचयन वो अपचायक और जिसका अपचयन वो उपचायक। जिसका अपचयन वो उपचायक। अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट और उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमसे पूछा गया था अपचायक, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। तो जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। जो भी ग्रीन हाउस गैस है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में जलवाष्प ही है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन है, नाइट्रोजन नहीं है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस ये सारी है। इन सारे को जो है अच्छे से याद कर लेना, ठीक। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड ग्रीन हाउस गैस है। ये ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 10 दिनों में वह ऊर्जा किलोवाट आवर में ज्ञात कीजिए। देखो, एक दिन में 4 घंटे ही चलाया जाता है। एक दिन में 4 घंटे ही चलाया जाता है, मतलब कि 10 दिन में 40 घंटे चलाया जाएगा। एक दिन में 4 घंटे चलाया जा रहा है, 10 दिन में कितने? 40 घंटे। तो टाइम तो है 40 घंटे। एनर्जी चाहिए, ये किलोवाट आवर जो है व्यावसायिक इकाई है ऊर्जा का, ठीक है। तो एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू में टाइम। पावर देखो कितना है, जो डिवाइस है 2000 वाट और यहां पर 1000 वाट। तो 1000 वाट प्लस 2000 वाट, मैं इन दोनों को जोड़कर एक साथ लिख देता हूं। यहां पर 2000 वाट और 1000 वाट 3000 वाट। लेकिन देखो, ये वाट है, हमें चाहिए किलोवाट में। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए देखो, हमें एनर्जी चाहिए लेकिन किलोवाट आवर में। तो पावर का ऐसा मात्रक वाट होता है, हमें किलोवाट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से भाग लगा देंगे। ये किलोवाट हो गया। अब ये किलोवाट में आ गया। और हमें टाइम 40 घंटे पता है, तो ये 40 ये आवर में आ गया। तो किलोवाट आवर हो गया ना। अब 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो खत्म और 3 चौके में 12 हो जाएगा, यानी कि 120 किलोवाट आवर। 120 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर बराबर जो है 1 यूनिट होता है, 1 इकाई। और 1 इकाई बराबर हो जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। हमसे किलोवाट आवर में ही पूछा गया है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। उच्चतर पादपों की जड़ों एवं फंजाई के मध्य का संबंध कहलाता है। जो उच्च पादप होते हैं उनके जड़ और फंजाई यानी कि कवक, इनके बीच के संबंध को क्या कहते हैं? देखिए, लाइकन के बारे में तो आपको पता है। जो लाइकन है ये कवक और शैवाल के बीच में क्या है कि सहजीवीय संबंध है।
भाई कवक जो है प्रोटेक्शन देता है शैवाल को, शैवाल बदले में खाना बना करके खिलाता है कवक को। सहजीवी संबंध है जिसे हम लोग म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, यानी कि दोनों जो प्रजाति है एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। फर्ण जो है अपने आप में टेरिडोफाइट है, ये क्या है, टेरिडोफाइट है। पादप जगत के अंदर थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। तो टेरिडोफाइट के अंदर आने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसे हम लोग टेरिडोफाइट्स कहते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर आने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसे हम लोग टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। तो ये जो फर्ण है अपने आप में प्लांट का एक ग्रुप है टेरिडोफाइटा ग्रुप के अंदर, है ना। तो टेरिडोफाइट्स में यहां पर लिख देता हूं, राइट। ये बीजी है, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, है ना। साइनो जीवाणु बोल दो, साइनोबैक्टीरिया बोल दो, साइनोबैक्टीरिया। ये माइकोराइजा है। देखो माइका का मतलब होता है, माइको का मतलब कवक होता है, राइजा का मतलब मूल होता है। तो हिंदी में ना इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कवक मूल बोलते हैं। लेकिन कवक मूल अगर लिख करके आएगा फिर तो आप जान ही जाओगे कि कवक और मूल के बीच में क्या है कि सहजीवी संबंध है। तो एग्जाम में जो है ऐसे माइकोराइजा लिख करके आएगा ताकि आप पकड़ ना पाओ, तो कवक मूल हो जाएगा। कवक मूल अपने आप में एक सहजीवी संबंध है कवक और जो उच्च पादप होते हैं उनके जड़ों के बीच में। जो कवक है ना, ये जो पादप होते हैं उनको हेल्प करते हैं मिट्टी से जल को, खनिज को अवशोषित करने में, खास करके फास्फोरस, खास करके फास्फोरस को अवशोषित करने में जो है ये कवक हेल्प करता है प्लांट को। बदले में प्लांट खाना बना कर खिलाता है कवक को, क्योंकि कवक तो अपने आप में परपोषी है भाई, सपोषी तो है नहीं कि अपना खाना खुद से बनाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो जड़ें हैं और जड़ों में जो है आपको ये व्हाइट करके कुछ दिखाया गया है, यही है कवक। तो ये जो एसोसिएशन है, ये जो संबंध है ना, इसी को कवक मूल कहा जाता है। निम्न में से जंतुओं के किस युग्म में अग्रंथिल त्वचा यानी जिसके त्वचा में ग्रंथि नहीं है वो आपको चूज करना है, उस पेयर को आपको चूज करना है। निम्न में से जंतुओं के किस युग्म में अग्रंथिल त्वचा होता है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है क्लास 11th से। तो ये आपको याद रखना है। मत्स्य है, मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। जो सरीसृप की त्वचा होती है, जो पक्षी की त्वचा होती है, उसमें ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं, तो वो इनकी जो स्किन्स होती है उसे हम लोग नॉन ग्लैंडुलर स्किन बोलते हैं। और जिनके त्वचा में भाई ग्रंथि पाई जाती है उसे हम लोग ग्लैंडुलर स्किन बोलते हैं, ग्रंथिल त्वचा बोलते हैं। तो मछलियों के त्वचा में ग्रंथि है, उभयचर के त्वचा में ग्रंथि है, और स्तनधारी जैसे कि हम लोग हैं, हमारी त्वचा में भी ग्रंथि है। तो हम लोगों की जो त्वचा है वो ग्रंथिल त्वचा है। हमसे पूछा है अग्रंथिल त्वचा। तो यहां पर देखिए सांप है और मेढक है। मेढक अपने आप में उभयचर है, इसमें तो है ग्रंथिल त्वचा, लेकिन सांप अपने आप में सरीसृप है, इसमें नहीं है। तो ये आंसर नहीं होगा। दोनों ऐसे होने चाहिए जिसमें कि जिसके स्किन में ग्रंथि नहीं है। कैमेलियन और कछुआ, ये दोनों के दोनों सरीसृप होते हैं और सरीसृप में ग्रंथिल त्वचा नहीं होती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां देखो मेढक है, कबूतर है। कबूतर में तो नहीं है ग्रंथिल त्वचा, लेकिन जो मेढक है इसमें है ग्रंथिल त्वचा, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर मेढक है। यहां भी ऑप्शन कटा था, क्यों? मेढक के कारण। मगरमच्छ अपने आप में सरीसृप है, इसमें अग्रंथिल त्वचा है, लेकिन चीता अपने आप में स्तनधारी है, इसमें ग्रंथिल त्वचा है, इसीलिए चीता के कारण ये आंसर भी कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं यहां से। यहां पर भी आपको एक टेबल मिलेगा। पक्षी व स्तनपायी निम्न में से किस एक गुण में समानता रखते हैं? पक्षी व स्तनपायी यानी कि स्तनधारी निम्न में से किस एक गुण में समानता रखते हैं? वर्णक युक्त त्वचा, पिगमेंटेड स्किन, यानी स्किन में पिगमेंट्स हैं। जैसे हम लोग स्किन को कलर देने के लिए पिगमेंट है, उसी की बात की जा रही है, पिगमेंटेड स्किन। तो पिगमेंटेड स्किन जो है ये आपको मैमल्स में मिलेगा, लेकिन बर्ड्स में नहीं मिलेगा। ठीक। वायवीय अस्थियां यानी कि न्यूमेटिक बोन, खोखली हड्डी। खोखली हड्डी जो है ये मैमल के केस में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बर्ड के केस में आपको मिल जाएगा। बर्ड की जो अस्थियां होती है वो खोखली होती है अंदर से, ताकि बर्ड का जो वेट है ना वो हल्का रहे, बर्ड का जो वेट है वो कम रहे और उसको उड़ने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जो पक्षी होती है उसकी जो हड्डियां होती है वो खोखली होती है अंदर से। जरायुजता यानी कि अपने जैसे बच्चे को जन्म देने वाले जीव, अपने जैसे बच्चे को जन्म देने वाले जीव। एक तो होता है अंड प्रजक और एक होता है जरायुज। तो जरायुज मैमल्स होते हैं जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, बर्ड जो है नहीं होते हैं।
उसके बाद है समतापी। समतापी की अगर हम बात करें तो मैमल्स भी समतापी है और बर्ड्स जो होते हैं वो भी समतापी होते हैं, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आंसर हमारा डी हो जाएगा। समतापी बोले तो गर्म खून वाले प्राणी, तो पक्षी और स्तनधारी दोनों गर्म खून वाले प्राणी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वातावरण का तापमान कुछ भी रहे, बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक, जैसे कि हम लोग हैं, ठंडी रहे गर्मी रहे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली होता है। तो ये तो हम लोगों ने अभी समझा। यहां देखो, जो स्तनधारी होते हैं वो विविपैरस होते हैं, मतलब जरायुज है, यानी अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। बाकी जो मछली है, उभयचर है, सरीसृप पक्षी है, ये सारे अंडे देने वाले होते हैं, अंडप्रजक होते हैं। उसके बाद पक्षी और स्तनधारी समतापी होते हैं, गर्म खून वाले प्राणी होते हैं। बाकी के सारे असमतापी होते हैं, यानी कि ठंडा खून वाले प्राणी होते हैं। मतलब जो बाहर का तापमान रहेगा वही उसके बॉडी का तापमान हो जाएगा, वही उसके बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से याद रख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा इस टेबल को। ठीक, डी हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ों को कहते हैं। आपने सुना होगा मूलांकुर, है ना, मूलांकुर सुना है, और आपने सुना है प्रांकुर। ठीक, ये दोनों के दोनों जो होते हैं बीज के भाग होते हैं, बीज के भाग होते हैं मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर से मूल विकसित होती है और प्रांकुर से तना विकसित होता है। अब देखो, मूलांकुर से जो मूल विकसित होती है उसे हम लोग बोलते हैं मुसला मूल, टैप रूट, टैप रूट। ठीक, लेकिन हमसे क्या कहा गया, मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ों को कहते हैं। अगर मूलांकुर के अलावा जो मूल है पादप के किसी अन्य भाग से विकसित हुई है, मूलांकुर के अलावा जो मूल है, जो जड़ है, किसी और भाग से विकसित हुई है, तो उसे हम लोग मुसला मूल नहीं कहेंगे, मुसला जड़ नहीं कहेंगे, उसे हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहेंगे, अपस्थानिक जड़ कहेंगे। सी हमारा आंसर। जैसे आपने देखा होगा जो गन्ना होता है, जो गन्ना होता है उसमें आपने देखा होगा कि जड़ें जो है ऐसी होती है, इसे हम लोग झकड़ा मूल बोलते हैं, फाइब्रस मूल कहते हैं। ये मूलांकुर से विकसित नहीं हुई है, ये जो तना जो है इसका जो आधार है यहां से ऐसे फाइब्रस रूट निकली है, तो ये अपने आप में अपस्थानिक जड़ है। ये क्या है, देखो ये अपने आप में जो है फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट है, हिंदी में बोलते हैं झकड़ा जड़। ये अपने आप में झकड़ा जड़ है, और झकड़ा जड़ जो है अपने आप में, ये जो अपस्थानिक जड़ है इसी का एक टाइप है झकड़ा जड़। देखिए अपस्थानिक जो जड़ें होती है ना वो कई प्रकार की होती है, जिसमें से एक प्रकार है झकड़ा जड़, जो आपको गन्ने में देखने को मिलेगा, जो आपको बांस में, घास में, इन सारे में देखने को मिलेगा। ठीक, ये फाइब्रस रूट है। और ये क्या है, टैप रूट। टैप रूट में देखो खासियत क्या है कि एक ऐसे बीच में एक मोटी सी जड़ होती है जिसे हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं, और उसके बाद ऐसे साइड से और भी बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं इनके। ये मुसला जड़ है, ये मुसला जड़ है, ये टैप रूट है। अब यहीं पर आप ध्यान में रखना कि जो टैप रूट है, ये जो टैप रूट है ये आपको देखने को मिलता है डाइकॉट में, डाइकॉट में यानी द्विबीजपत्री पादप में। और ये फाइब्रस रूट आपको देखने को मिलता है मोनोकॉट में। मोनोकॉट जैसे कि गन्ना है, जैसे कि केला है, जैसे कि बांस है, घास है, ठीक, मक्का है, ये सारे मोनोकॉट्स होते हैं, उनमें आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलेगा। ठीक, देखो फाइब्रस रूट अपने आप में एक टाइप है अपस्थानिक जड़ का। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, स्टिल्ट रूट भी होते हैं, प्रॉप रूट भी होते हैं। जैसे बरगद का जो पेड़ होता है उसमें आपने देखा होगा प्रॉप रूट होता है, तने से जो है, तना जो है वो नीचे जमीन में चला जाता है और वहीं पर जो है वो जड़ जो है तना बन जाता है, तने से जो है जड़ें जो है वो बन जाती है, तो वो भी अपने आप में अपस्थानिक जड़ है। तो इनके कई सारे टाइप्स होते हैं। केला के केस में आपने देखा होगा कि स्टिल्ट रूट निकलता है, मतलब ये जो बेस है इसके बाद जो एक नोड होता है यहां से ऐसे जड़ें जो है ऐसे निकलती हैं। केला का आप स्टेम देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये स्टिल्ट रूट हो गया, ये भी अपने आप में अपस्थानिक जड़ है। तो आप याद रखेंगे झकड़ा मूल आपको देखने को मिलेगा एक बीजपत्री पादप में, मुसला मूल आपको देखने को मिलेगा, मुसला मूल आपको देखने को मिलेगा द्विबीजपत्री पादप में। ठीक, तो सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्क जल के प्रति अप्रवेश्य होता है, ऐसा उसकी कोशिका भित्ति में डैश की उपस्थिति के कारण होता है। कॉर्क अपने आप में पहली बात तो याद रखना कि प्रोटेक्टिव टिश्यू है। जो कॉर्क होता है ये क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, सुरक्षात्मक ऊतक है।
प्रोटेक्टिव टिश्यू है। इनके जो सेल्स होते हैं डेड होते हैं, इनके सेल्स जो होते हैं डेड होते हैं, और इनके सेल के सेल वॉल में जो है सुबेरीन होता है। क्या होता है भाई? सुबेरीन होता है, सुबेरीन डिपॉजिट होता है, और जो सुबेरीन होता है ये अपने से होकर के जल को क्रॉस नहीं करने देता है। तो सुबेरीन क्या है? लिपिड है, वैक्सी सबस्टांस है। ऐसे क्यूटिकल, ये दोनों के दोनों जो है वैक्सी सबस्टांस है, मोमी पदार्थ है बोल सकते हो। लिपिड्स होते हैं दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्या है? लिपिड्स है। ये क्यूटिकल की लेयर आपको देखने को मिलती है, जैसे जो लीफ है, लीफ में जो एपिडर्मिस होता है ना, लीफ में जो एपिडर्मिस है, जो बाह्य त्वचा है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो क्यूटिकल की परत होती है। ये क्यूटिकल जो है क्यूटीन की परत होती है, क्यूटीन है ना। ये सुबेरीन है ना, सुबेरीन क्यूटिकल में जो है क्यूटीन की परत होती है, और क्यूटीन ही अपने आप में क्या है? लिपिड है। क्यूटीन भी अपने आप में लिपिड है, ठीक। तो क्यूटीन की परत होती है, तो क्यूटीन है, सुबेरीन है, ये जो होते हैं आपके वैक्सी सबस्टांस होते हैं, मोमी पदार्थ होते हैं, लिपिड्स होते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। निम्न में से किसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है? कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है? देखो, सोडियम क्लोराइड है, घर में जो हम लोग नमक खाते हैं उसे हम लोग साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, यानी कि टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। इसी को हिंदी में दाहक सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। वॉशिंग सोडा जो है, धावन सोडा हम लोग इसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि पूछ दिया जाएगा कि वॉशिंग सोडा कौन है, और ऑप्शन में आपको केवल सोडियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। अगर केवल सोडियम कार्बोनेट है तब हम इसको वॉशिंग सोडा कह देंगे, लेकिन मान लो कि ये भी है और ये भी है, तब तो आप इसके साथ जाएंगे, क्योंकि वॉशिंग सोडा इसी को बोलते हैं। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी प्रबल क्षार है। अच्छे से याद रखिएगा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों क्या है भाई? प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों के दोनों जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटाश बोलते हैं, कास्टिक पोटाश बोलते हैं। और कास्टिक सोडा हम लोग किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। धावन या वॉशिंग सोडा किसका साधारण नाम है? अब देखो, यहां पर सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, लेकिन अब ये फॉर्मूला या फिर ये नाम तो है ही नहीं विकल्प में, तो सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है ना, हम इसी के साथ चले जाएंगे, Na2CO3, बी हमारा आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है, और इसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं। अच्छा, जब इस बेकिंग सोडा में हम लोग क्या करते हैं कि टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, तो यहां से क्या बनता है? यहां से बनता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिला देने से क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। टार्टरिक एसिड ही नहीं, आप चाहो तो सिट्रिक एसिड मिला दो, है ना। सिट्रिक एसिड मतलब कोई भी कमजोर अम्ल जो खाने लायक है उसको हम मिला करके बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में टार्टरिक एसिड दिया हुआ है, तो टार्टरिक एसिड आप ध्यान में रखेंगे। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटीन है, अरे 15 प्रोटीन नहीं, 15 प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? अगर हम बात करते हैं परमाणु की, तो परमाणु में हम जानते हैं कि नाभिक होता है, और नाभिक में रहने का अधिकार किसको है? प्रोटॉन को है और न्यूट्रॉन को है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन बेचारा चक्कर लगाता है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। द्रव्यमान संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? देखो, एक एटम का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक न्यूट्रल एटम के लिए, एक न्यूट्रल एटम के लिए, उदासीन परमाणु के लिए जो प्रोटॉन की संख्या होती है नाभिक में, वही परमाणु संख्या होती है। तो आप चाहो तो यहां पर ये भी लिख सकते हो, नंबर प्रोटॉन के स्थान पर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब आपको दिया गया है प्रोटॉन की संख्या जो है 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या 22 है, तो ये कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37 हमारा आंसर हो जाएगा।
अच्छा, मैंने यहाँ पर यह बोल दिया है कि उदासीन परमाणु के लिए हम लोग प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या लिख सकते हैं। नहीं, परमाणु उदासीन रहे चाहे आयन के रूप में रहे, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या ये हमेशा बराबर ही होती है। ठीक, अगर परमाणु उदासीन है ऐसे केस में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या ये आपस में बराबर होते हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था लेकिन मिस्टेक हो गया। ठीक है, अगर परमाणु उदासीन है तो प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये सब आपस में बराबर होते हैं। अगर परमाणु उदासीन नहीं है वैसे केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग आएगी। ठीक, क्योंकि आयन तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन या तो एक्स्ट्रा आएगा इसमें या फिर इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकल करके जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यानी ए आपको दिया हुआ है कि 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या 188 है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या प्लस परमाणु संख्या। अब ए का मान दिया हुआ है 298 है, न्यूट्रॉन की संख्या 188 है और परमाणु संख्या ये अपने को चाहिए, तो जेड बराबर हो जाएगा 298 माइनस 188। 8 में से 8 गया तो 0 हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 110। सी हमारा आंसर। एक मोल बराबर क्या होता है? जैसे एक दर्जन बराबर 12 होता है, संख्या में 12 होता है कोई भी चीज, ऐसे ही एक मोल बराबर संख्या में 6.022 10⁻23 होता है और इसे हम लोग बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर। इटली के वैज्ञानिक थे एवोगाद्रो साहब, उनके सम्मान में दिया गया है एवोगाद्रो नंबर, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं एन ए से, एन और यहां पर नीचे ए लिखना है। 6.022 इंटू 10⁻23 बी हमारा आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जन क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करते हैं। जब भी आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को डालेंगे, मतलब एक चालक, एक तार जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप धारावाही चालक को डालेंगे तो उस चालक पर एक बल लगता है। बल किस दिशा में लगेगा उस दिशा को निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग वैज्ञानिक का नाम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपको बताना है कि अंगूठा और तर्जनी उंगली जो होती है वो किसकी दिशा को निरूपित करती है। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम लोग क्या करते हैं कि अपना बायां हाथ लेते हैं, उसमें अंगूठा, उसके बाद जो तर्जनी उंगली है और उसके बाद जो बीच वाली उंगली है, इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं। लंबवत कुछ इस प्रकार रखते हैं कि चालक में जो धारा बह रही है उसकी दिशा की ओर हम लोग बीच वाली उंगली को रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हम लोग इस तर्जन उंगली को डालते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि अंगूठे की दिशा किधर है। अंगूठे की दिशा जो होती है वही बल की दिशा हमें बताती है। ठीक, लेकिन हमसे यहाँ पर अंगूठा के साथ साथ तर्जनी के बारे में पूछा गया है, तो अंगूठा बल की दिशा जो है बताएगा, बल की दिशा बताएगा, तो पहले बल उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र। राइट, डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 2022 में ना ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी 2022 में यहां से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। मैंने तो सारे सवालों का डिस्कशन करवाया हुआ है ना अपने ऐप पर, पेड कोर्स में, तो मुझे पता है बहुत सारे सवाल पूछे गए यहाँ से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, आगे और भी सवाल आएगा तो वहां पर मैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के ऊपर भी एक सवाल आपको करवा दूंगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम लोग अपना बायां हाथ लेते हैं, जो अंगूठा है, जो तर्जन उंगली है, जो बीच वाली उंगली है, इन तीनों को हम लोग लंबवत डालते हैं। लंबवत कुछ ऐसे डालेंगे कि जो बीच वाली उंगली है उसको डालेंगे धारा की दिशा में, तर्जन उंगली को डालेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तब देखेंगे अंगूठे की दिशा किधर है। जिधर अंगूठे की दिशा उधर ही चालक के ऊपर बल लगेगा। जो चालक को डाला गया है ना धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में जिस पर बल लग रहा है उस पर बल किस दिशा में लग रहा है, ये हमें अंगूठे की दिशा बताएगी। राइट, एक वस्तु एक अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अभिसारी लेंस हम लोग किसको बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। अभिसारी लेंस हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं जो आपको ऐसा दिखता है ना। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है,
बीच में मोटा होता है और किनारों पर जो है पतला होता है, कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु दूरी हम लोग हमेशा ऋणात्मक लेते हैं भाई, चाहे कोई सा भी सवाल आ जाए, लेंस का हो, दर्पण का हो, वस्तु दूरी हम लोग ऋणात्मक लेंगे। अब देखो, जो प्रतिबिंब दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है। अब वस्तु दूरी के साथ कोई लोचा नहीं है, लेकिन जो प्रतिबिंब दूरी है उसका चिन्ह जो है आपको निर्धारित करना पड़ेगा, उसका चिन्ह आपको दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा कि क्या ले, प्लस ले कि माइनस ले, क्या ले। तो सवाल में आपको हिंट दिया होता है कि प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर तो है, और प्रतिबिंब की प्रकृति देख लो। जब भी प्रतिबिंब दूरी अगर आपको दी जाती है तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो भी आपको दिया गया होता है, ताकि आप चिन्ह जो है वो डिसाइड कर पाओ। तो लिखा हुआ है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। अब लेंस के केस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है लेंस के इस साइड बनता है, मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र, वो हमारा मूल बिंदु हो जाता है। इधर हमारा -x हो जाता है, इधर हमारा +x हो जाता है। तो प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो वो इधर बनेगा, +x की ओर बनेगा। तो +x की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है ना, धनात्मक होती है, तो हम लोग प्लस साइन लेंगे यहां पर। अब लगाएंगे आवर्धन सूत्र। लेंस के लिए होता है v/u। v का मान जो है 30 है, u का मान जो है -25 है। तो ये हो जाएगा 6 से काटने के बाद 5 से काटने के बाद 5 6 30, 5 25, -6/5 हो जाएगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2,4 हो जाएगा। तो जो पहला कोष है वो K कोष है, दूसरा L है, तो कुल कोषों की संख्या 2। आंसर हमारा सी हो जाएगा। और कोषों की जो संख्या होती है, कोषों की जो संख्या होती है वही आवर्त संख्या होती है, वही आवर्त संख्या होती है। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि जो कार्बन है कौन से आवर्त में है, तो आपको यह पता लग गया ना कि कोषों की संख्या 2 है, मतलब आवर्त 2 का तत्व है कार्बन। कार्बन जो है आवर्त 2 का तत्व है, पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो सवाल रिपीट हो गया, 16 नंबर, 17 नंबर, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी इसके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है, यानी कि क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीन को ऐड करते हैं, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन का एडिशन, क्लोरीनेशन होता है, तब मुख्य उत्पाद के रूप में डैश बनेगा। शुष्क बुझे हुए चूने को हम लोग अंग्रेजी में सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है यही है, शुष्क बुझा हुआ चूना। यहाँ देखो, शुष्क बुझा हुआ चूना डाला जा रहा है, क्लोरीन गैस यहाँ से भेजा जा रहा है, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, डी हमारा, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाएगा CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण है, हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एथेनोइक एसिड बोलते हैं, है ना, एथेनोइक एसिड बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको हम लोग सिंपली चूना भी बोल देते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl। आंसर हमारा डी। एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में डैश के बराबर होती है। तो मान लेता हूं मैं कि गोलीय दर्पण जो है, अब कोई सा भी गोलीय दर्पण हम उठा सकते हैं, तो मैंने यहां पर अवतल दर्पण ले लिया, ठीक। ये ध्रुव हो जाएगा, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, r से डिनोट करते हैं। ये जो दूरी होती है ये f होती है, और हम जानते हैं कि जो f है वो r/2 है। और हम ये भी जानते हैं कि जो मुख्य फोकस होता है वो मध्य बिंदु होता है इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के। तो अगर ये f है मीन्स ये भी f है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये r/2 है तो ये भी r/2 है, मतलब दोनों r/2 है, क्योंकि f बराबर r/2 होता है। तो r/2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था? एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, फोकस, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, मतलब हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, तो r/2। किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो R = ρ L/A होता है। R जो है सीधा समानुपाती होता है लंबाई का,
अगर आप 2 बराबर भागों में बांट देंगे मतलब आपने लंबाई को पहले का आधा कर दिया है। अगर आपने लंबाई को आधा कर दिया है तो प्रतिरोध भी पहले का आधा हो जाएगा। ये हमारा आंसर। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसके फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो पोल है और जो वक्रता केंद्र है इसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो हमें बताना है फोकस दूरी के पदों में, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू में f हो जाएगा। फोकस दूरी की 2 गुनी होती है वक्रता त्रिज्या 2f। इनमें से कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है? विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है। यहां पर देखो तो जो कुंडली यहां पर लिखा गया ना, ये कुंडली है, ये कुंडली है। अब यहां पर आपको ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये नहीं दिखाया गया है। सॉफ्ट आयरन कोर पर ही इस कुंडली को लपेटा गया होता है। यहां पर एक सिंपल सा डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये चुंबक है, ठीक, ये चुंबक है, नॉर्थ साउथ चुंबक आपको दिखाया गया है, यहाँ पर पोल दिखाया गया है। और यहाँ पर देखो कुंडली को डाला गया है। आपने पढ़ा ना, धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। तो इस दोनों पोल के बीच में चुंबकीय क्षेत्र है, इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है। और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो धारा प्रवाहित होगी तो इसमें बल लगेगा और ये कुंडली जो है घूमेगी, कुंडली जो है घूमेगी। अगर हम इससे मान लो पंखा अटैच कर देते हैं तो पंखा भी घूमेगा, जो भी अटैच कर देंगे वो भी घूमेगा बल लगने के कारण। तो ये कुंडली है, इसको लपेटा गया होता है आर्मेचर, इसको लपेटा गया होता है सॉफ्ट आयरन कोर पर। तो सॉफ्ट आयरन कोर और कुंडली मिल करके ही आर्मेचर कहलाता है। समझे आप? चुंबक आर्मेचर का भाग नहीं होता है। तो 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो कुछ लिखा हुआ है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग कुछ ऐसा रिंग होता है, मतलब स्प्लिट रिंग होगा, बीच से स्प्लिट होगा, टूटा होगा ऐसे, ठीक। ये स्प्लिट रिंग है, ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर कहने का मतलब दिक् परिवर्तक, हिंदी में दिक् परिवर्तक बोलते हैं। मतलब प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद अगर ये कुंडली 180 डिग्री से घूम जाती है तो वो आधा घूर्णन हो गया, उसके बाद कुंडली में धारा की दिशा पलट जाएगी, उलट जाएगी। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा जो है उलट जाती है और ये उल्टाने का काम जो है ये स्प्लिट रिंग करता है, ठीक, ताकि कुंडली पूरा 360 डिग्री से घूम पाए। तो कभी आपसे पूछा जाता है प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को कौन उलटने का काम जो है करता है, तो ये स्प्लिट रिंग, ये विभक्त वलय, हिंदी में क्या बोलते हैं? विभक्त वलय, विभक्त वलय। दिए गए चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? देखो ये प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म है। प्रिज्म के एक सतह पर ऐसी किरण आपतित होती है तो ये आपतित किरण है, ठीक। ये अपवर्तित किरण है। इस वाले सतह के लिए ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। लेकिन अगर हम इस पूरे प्रिज्म की बात करें तो ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। तो AB जो है आपतित किरण है और CD जो है निर्गत किरण है। आपतित किरण AB है और CD निर्गत किरण है, यानी डी हमारा राइट ऑप्शन है। नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। इस चित्र का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण व्याख्या करता है? कारण की व्याख्या करता है। यहां पर ये काट दो। इस चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की व्याख्या करता है। भाई क्यों नीले काले रंग की उपस्थिति इस ट्यूब में दिखाई गई है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बताता है हमें सही इसके बारे में। देखिए सेट नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था कि स्टार्च के प्रेजेंस में जो आयोडीन सोल्यूशन होता है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। जैसे कि आलू है, आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है, तो आलू को छील लो या आलू को आप काट लो और उसके ऊपर क्या करो, आप डाल दो आयोडीन सोल्यूशन, देखना ब्लू ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है। तो पोटैटो जूस है, पोटैटो जूस में जब आयोडीन सोल्यूशन को डाला गया तो ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, टर्न हो गया, क्योंकि इस पोटैटो जूस में क्या है, स्टार्च है, स्टार्च है ना, मंड है। तो आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। बस हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोधक के टर्मिनलों के बीच विभवपात ज्ञात करें। देखो ये अपने आप में जो कॉम्बिनेशन दिया गया है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए कि यहां पर विभवपात V1 है, यहां पर विभवपात V2 है। तो श्रेणी क्रम में अगर आपको विभवपात लिखना है, जो विभवांतर है उसका अगर आपको अनुपात लिखना है, उसका अगर आपको अनुपात लिखना है तो कुछ नहीं करना होता है, जो प्रतिरोध होता है उसी का आप अनुपात लिख दो, बात खत्म।
तो 4:6 हो जाएगा, यानी कि 2:3 हो जाएगा। यानी ये जो V है जो कि आपको दिया गया है 5 वोल्ट, इसी का ये दोनों के दोनों क्या है, पार्ट्स हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर V1 पूछूं तो आप बता दोगे टोटल कितना है, 5 है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 6 10, या फिर यहाँ पर ऐसे लिख लो, मैंने यहाँ पर अगर तोड़ दिया है तो 2/5, और V2 कितना हो जाएगा, इसी 5 से मिलेगा इसको, 3/5। तो यहाँ पर 2 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर 3 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 5 वोल्ट बट गया ना 2 वोल्ट 3 वोल्ट में, तो इसको मिलेगा कितना, 2 वोल्ट, और इसको मिलेगा कितना, 3 वोल्ट। तो हमसे 4 ओम वाले के सिरों के बीच पूछा गया था, तो यहाँ पर 2 वोल्ट हो जाएगा। ये आसान तरीका है ना, ये आसान तरीका है, बिना पेन उठाए आप बना सकते हो। यहाँ पर मुझे आपको समझाना था तो मैंने इतना लिखा है। यहाँ पर एक तरीका और है कि आप पहले धारा निकाल लो, I बराबर V/R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो ये 5 हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम के लिए सिंपली जोड़ दो, 6 4 10 हो जाएगा, यानी कि 0.5 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ पर लगा दो सूत्र, V1 बराबर I इंटू में R1, I तो दोनों के लिए सेम ही होगा, 0.5 और इंटू में R जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 एम्पियर हो जाएगा। सेम यहाँ पर V2 इक्वल टू I इंटू में R2 हो जाएगा, I तो वही होगा क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो 0.5 और R का मान जो है यहाँ पर 6 डाल दो, तो 3 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान में रखना है ना, अगर आपको विभव का अनुपात लिखना है तो जो प्रतिरोध दिया होगा उसी का आप अनुपात लिख देंगे श्रेणी क्रम में, लेकिन ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा डी। तो यहां पर ये सेट नंबर 2 समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।